आपके दो केसेस थे। एक हमारा कैट में जो चल रहा है, एक हमारा कैट में और दूसरा क्या हमारा जे.एंड.के हाई कोर्ट में। ठीक है, और ये जो कैट का था, ठीक है, ये वाला केस हमारा रिवाइज आंसर की को लेके था। एंड ये वाला केस जो है जेआरएस से, जेआरएस लोग उन्होंने इस केस को ये केस किया है रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के कोर्ट केस को लेके एक नहीं बल्कि दो कोर्ट केसेस थे अभी तक, और इन दोनों केसेस को लेके आज की इस वीडियो में कुछ खुलासे में करने जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन प्रेस करके रखें ताकि आपको अपडेट्स मेरी तरफ आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दैट। एंड इनफैक्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च कर दी है। अब हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करें, वहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर दीजिए। और वहां से कोर्सेज जो भी होंगे वो एनरोल कर सकते हैं आप, वो सर्च कर सकते हैं आप, वहां पे आपको खुद दिख जाएगा। सो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अभी शेयर करें, अभी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फेसबुक की जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा तेज है और सेकंड्स में वीडियो शेयर हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी तरफ से इतना कर दीजिए हमारे लिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। और YouTube पे देख रहे हैं अल्टीमेटली तो YouTube से भी आप इस वीडियो को शेयर करें। और वो लोग जो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू में सिलेक्ट हुए हैं, जिनने क्वालिफाई किया है, तो उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अभी का मुद्दा यही है कि भाई साहब, आपका जो वीएलडब्ल्यू का केस है, वीएलडब्ल्यू के अभी मैं सबसे पहले आपको ये चीज शेयर कर दूं। आपके दो केसेस थे। एक हमारा कैट में जो चल रहा है, एक हमारा कैट में और दूसरा क्या हमारा जे.एंड.के हाई कोर्ट में। ठीक है, और ये जो कैट का था, ये केस था हमारा रिप्रेजेंटेशंस को लेके, रिप्रेजेंटेशन को मतलब रिवाइज्ड आंसर की को लेके। ठीक है, ये वाला केस हमारा रिवाइज्ड आंसर की को लेके था। एंड ये वाला केस जो है, ये जितने भी जेआरएस लोग उन्होंने इस केस को ये केस किया है रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेगुलराइजेशन को लेके जेआरएस ने केस किया था। नाउ सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये वाला जो कैट में जो रिवाइज रिप्रेजेंटेशन जो रिवाइज आंसर की को लेके जो केस था, उसका आज ही ऑर्डर किया है। लकीली आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज इस वीडियो को आज यानी 26 ऑफ, यहां पे मैं डेट लिख देता हूं, 26 ऑफ मार्च 2024। ठीक है, तो आज यानी 26 ऑफ मार्च को जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे एक ऑर्डर शेयर किया गया था। एक बच्चे ने रिवाइज आंसर की को लेके जेकेएसएसबी की रिवाइज आंसर की को चैलेंज किया था ऑनरेबल कैट में। और उसका ये कहना था कि शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे थे वीएलडब्ल्यू की आंसर की में, रिवाइज आंसर की में ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो गलत थे और उस लड़के के सही थे, उस लड़के के हिसाब से उसके सही थे। और शायद कुछ मार्जिन से, कुछ मार्क्स से उस बच्चे का नहीं हुआ वीएलडब्ल्यू में और वो बच्चा उसमें क्वालिफाई नहीं किया। अब
उस बच्चे ने ये किया कि उसने उसने उसका एलिज करना था, ये था कि वो केस जो है वो रिवाइज आंसर की को दोबारा से रिवाइज किया जाए, और वो जो एज पर हिम, एज पर हिज इंफॉर्मेशन, ये रिवाइज आंसर की को जो है वो दोबारा से रिवाइज किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि आज ही वो मैंने कैट का आई हैव शेयर्ड दैट पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल। आपने अगर चेकआउट नहीं की है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ शेयर कर दिया है, आप देखिएगा जरूर। वहां पे जब आप उसका कंक्लूजन पढ़ते हैं, कंक्लूजन का जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे इस केस को क्या कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और वहां पे एक्सप्लेनेशन में जितना मैं रिमेंबर कर सकता हूं, यू कैन सी इट इन योर स्क्रीन्स, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट। और मैं यहां पे ये कहा गया है कि जो ये नल एंड वाइड क्या पाया गया है, ये जो केस है इसको नल एंड वाइड पाया गया है। ठीक है, ये जो बच्चा था, ये जो बच्चा एलिज कर रहा था, इसकी जो एलिगेशंस थी, इसके एलिगेशंस को नल एंड वाइड पाया गया है। और इसमें ये भी प्रूफ लिखा था कि शायद वो जेकेएसएसबी को वो कैट को उसका प्रूफ नहीं दे पाया था, तो समथिंग लाइक दैट। आई विल शेयर दैट स्क्रीनशॉट अगेन आपकी कंफर्मेशन के लिए स्क्रीन पे। तो ये था, तो गोया कि ये मसला नल एंड वॉइड हो गया और ये मसला यहीं पे एंड हो गया, और ये जो केस था आपका ये यहीं पे खत्म। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका हाई कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट में आपके जेआरएसएस ने केस किया है फॉर द रेगुलराइजेशन, कि हमें रेगुलर किया जाए। मुझे एक चीज बताए, अभी हमारे जेएंडके में लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख 1 लाख अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, फॉर एग्जांपल ये रफ फिगर्स हैं, दिस इज फॉर जस्ट एन एग्जांपल। 1 लाख अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है हमारी जेएंडके में, इनमें से मुझे लगता है 20 to 25,000 मुझे लगता है कि ये डेली वेज वर्कर्स होंगे, या फिर इनको कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं ये जस्ट अज्यूम कर रहा हूं, आई एम टेकिंग अजम्पशंस। ठीक है, 20 से 25 हजार के आसपास ऐसे वर्कर्स हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, या डेली वेजर्स हैं, जो काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। स्पेशली हमारी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन में आपने देखा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एपीज की पोस्ट हैं, मतलब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, या फिर हमारी 10+2 का जो सीआरसी हमारे रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ था, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर का जो लास्ट ईयर हुआ था सीआरसी, तो वो थे। यहां पे मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। जब मैं इसकी बात करूं 10+2 जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर है, आप थोड़ा लिंक करके मैं चीजों को पूरा ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 10+2 क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर का जब वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग थी, मैंने उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, उस पर पूरी वीडियोस बनाई थी, मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को गाइड किया था। वो जो सीआरसी क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर 10+2 लेक्चरर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर आप उसे कह दें, तो जब वो आया था तो मैंने फॉर्म्स आपके साथ शेयर किए थे, और उस फॉर्म में एक एफिडेविट भी था। अगर आपको याद होगा, और उस एफिडेविट में क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि भाई साहब, वो एफिडेविट में ये लिखा था कि आप यू कैन नॉट जस्ट अ मिनट, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, माफ कीजिएगा थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन के लिए, लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो एफिडेविट पे ये लिखा था कि ये जो पोस्ट है इट इज कंट्रेक्चुअल, और ये इसमें क्या होगा कि हम नेक्स्ट, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 साल से कम का होगा, और 1 साल के बाद हम किसी भी तरह का यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का मतलब ये एलेज नहीं करेंगे कि नहीं ये इसमें हमें आप परमानेंट कर दीजिए। ऐसा उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ था।
सेम इज द केस विद हियर, हर एक जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आपको एफिडेविट फिल करा दिया जाता है और वहां पे लिखा जाता है कि कल को आप कोर्ट में जाके आप फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते कि आप ये आपको आपका राइट है और आपको ये जॉब मिलनी चाहिए, अब आप परमानेंट हो जाओगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज तो क्लियर कर हो जानी चाहिए, इससे आपको ये चीज तो समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप किसी रिक्रूटमेंट के जरिए से उस पोस्ट पे नहीं गए हो तो आई डोंट थिंक कि आपको हक बनता है कि आप उस पर प्रोटेस्ट करें। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे गालियां देंगे, विल अब्यूज मी इन द कमेंट सेक्शंस, बट मैं यहाँ पे फैक्ट्स और रियलिटी बताऊंगा, मैं फैक्ट्स और रियलिटी यहाँ पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। भाई आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो, गवर्नमेंट कोर्ट में जा रहे हो, केसेस कर रहे हो गवर्नमेंट पे कि नहीं हमें हमें रेगुलराइज किया जाए। आई मीन बाय बाय व्हाट मीन्स? ठीक है, आप लोगों ने डिपार्टमेंट को टाइम दिया है, आप लोगों ने डिपार्टमेंट का काम किया है, ठीक है, आपने आपने यू हैव गिवन योर एवरीथिंग टू द डिपार्टमेंट, बट आप एक डेली वेज वर्कर हैं, रहे हैं, बट आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे ये एक जस्टिफाइड ये चीज नहीं लगती कि नहीं आप डिमांड करते हो। अगर यहाँ पे ये जो केस है, जेआरएस अगर डिमांड कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए, इनको अगर रेगुलराइज किया जाएगा, भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो 1400 की ये जो वैकेंसी थी, ये तो 1400 नहीं बल्कि मेरे हिसाब से 3-4 हजार 4000 प्लस लोग होंगे। अब ये मैं रफ फिगर्स दे रहा हूं, पता नहीं कितने लोग। फिर तो जो रिक्रूटमेंट के जरिए से आ रहे हैं उनको तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा, उनको तो कोई चांस ही नहीं मिलेगा, है ना? तो ये चीज है, अगर उनको बोनस पॉइंट्स दिए जाएं तो फिर बेचारे जो जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होंगे, ओपन मेरिट का तो अभी अलग ही सीन चल रहा है, खैर वो तो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज से तो बच्चे इफेक्ट करेंगे। और ऐसा भी है कि ये जो लोग हैं, they were not a part of the they were not a part of any recruitment in the past, वो किसी रिक्रूटमेंट के जरिए से नहीं आए हैं। well I don't feel like कि उनको इस चीज की डिमांड करनी चाहिए कि नहीं हमें रेगुलराइज किया जाए। ठीक है, वो जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं अपने हिसाब से, बट फिर भाई ये चीज भी तो देखो ना, फिर 10+2 लेक्चरर्स हैं हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अलग अलग मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं लोग। हमारे पीएचई डिपार्टमेंट्स इतने ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट हमारी अगर इन लोगों की वैकेंसीज को फिल करने लग जाएगी तो भाई बाकी जो रिक्रूटमेंट होगा वो कब होगा? वो तो अगले 10 साल तक कोई रिक्रूटमेंट, कोई पोस्ट ही नहीं आएगी। इतने ज्यादा डेली वेज वर्कर्स हैं या इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं जिनको या तो किसी के बाप ने, किसी के दादा ने, किसी के जरिए से डिपार्टमेंट में लगा दिया। आई नो दीज आर फैक्ट्स एंड दीज आर रियलिटी, दिस इज रियलिटी। तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस, कोई मुद्दा ही नहीं रहा ना। आप लोग डिपार्टमेंट में हो तो आपके लिए पोस्टें वैकेंट हो गई तो आपको वहीं से ही आपको परमानेंट कर दिया और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नाम की ही रह गई बस। तो वो जो बेचारे हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स होंगे, जो ओपन मेरिट, जो बेचारे अनएम्प्लॉयड यूथ होगी, जिनको वो कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं होगा, तो उनको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये चीज थोड़ा लॉजिकली सोचें आप। और मुझे लगता है मेरी आवाज अगर हायर अथॉरिटीज तक पहुंचती है तो मुझे नहीं लगता है कि इस मसले को ज्यादा खींचा जाना चाहे। वेल आई एम एन एस्पिरेंट और मैं जस्ट अपनी एक वो रख रहा हूं। हालांकि मैंने ये चीज भी कही कि ये भी अपने हिसाब से गलत डिमांड नहीं रख रहे हैं कि, बट मेरा ये मानना है कि अगर वो किसी रिक्रूटमेंट के जरिए से नहीं गए हैं तो मेरे हिसाब से फिर उनको रेगुलराइजेशन का डिमांड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं यहाँ पे। बट ये चीज है कि अगर गवर्नमेंट सबको रेगुलराइज करने में, लॉजिकली बता रहा हूं कि सबको रेगुलराइज करने की अगर बात करेगी गवर्नमेंट, तो भाई फिर ओपन मेरिट वाले बच्चे कहां जाएंगे बेचारे? वो तो ऑलरेडी अभी 40% का रिजर्वेशन चला गया है। या बाकी जो कैंडिडेट्स हैं बेचारे, वो कहां जाएंगे? उनको कौन से मौके मिलेंगे, उनको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? ठीक है भाई, आप जॉब कर रहे हैं, आप डिपार्टमेंट में हैं, तो आप एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम के थ्रू आइए। या मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है कि आपको
अब 5% आपको रिजर्वेशन देगी तो वैसे ही 30% से 25% रिजर्वेशन आ जाएगी ओपन मेरिट वालों की। तो ओपन मेरिट वाले तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट में, तो वो तो और मसला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें जो है वो ये डिमांड मेरे हिसाब से जेन्युइन नहीं होनी चाहिए। दिस इज जस्ट एन ओपिनियन। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आप अपना ओपिनियन अपने हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, आपको क्या लगता है। और मेरे हिसाब से तो भाई जो VLW की जो सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट VLW की विद इन वीक्स जारी कर दी जानी चाहिए और बच्चों की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। दैट्स इट एंड दैट्स व्हाट आई वांट। जितने भी VLW एस्पिरेंट्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सेलेक्टीज हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट, नथिंग एल्स। और मैं कुछ नहीं चाहता। इन बच्चों की विचारों की ज्वाइनिंग करा दो यार, इनकी ज्वाइनिंग हो जाए बस। वही मेरा मुद्दा आने का यही है, और यहां पे आने का मेरा मकसद यही है कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए बस। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर ओपिनियन शेयर करिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी लगी होंगी, बट आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड्स, बट दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द रियलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।